BCom second year. Today's topic is audit working papers. इसके पहले आपने ऑडिट नोटबुक के बारे में जाना था. अब ये जो टॉपिक है ये है ऑडिट वर्किंग पेपर. इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग. ऑडिट वर्किंग पेपर मीन the written paper and document containing detail about accounts which are under audit, analysis, summarize and comments built up by an auditor during the course of a particular audit engagement. तो बता रहा है इसमें कि एक ऑडिट वर्किंग पेपर जो होता है एक रिटन पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर डिटेल लिखा होता है कि आप कौन कौन से अकाउंट ऑडिट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं. उन ऑडिट करने के उन अकाउंट्स को ऑडिट करते समय आप क्या एक्सपीरियंस किए हैं उसके बारे में फीडबैक सब कुछ जो है ऑडिट वर्किंग पेपर में लिखा जाता है. और डिटेल में बात करते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर के बारे में. डेफिनेशन. जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ऑडिट वर्किंग पेपर के बारे में बोलता है, जो डिफ़ाइन करता है इसको अपने वर्ड्स में, तो क्या बोलता है सुनिए और देखिए भी अपने स्क्रीन पे. वर्किंग पेपर मस्ट इंक्लूड ऑडिट प्रोग्राम, क्वेरीज, एक्सप्लेनेशन गिवन फॉर द क्वेरीज. तो इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो डेफिनेशन दिया है वो वर्किंग पेपर का, उसमें बोल रहा है ऑडिट पेपर ऑडिट पेपर जो होता है ऑडिट वर्किंग पेपर वो इंक्लूड, उसके अंदर ज़रूरी है कि इंक्लूड हो ऑडिट प्रोग्राम. ऑडिट प्रोग्राम भी आपने अभी लास्ट एक दो क्लासों में पढ़ा है ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है. तो वर्किंग पेपर का ही एक पार्ट है ऑडिट प्रोग्राम. उसके बाद जो दूसरा चीज़ बोल रहा है क्वेरीज, मीन्स अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न लगा, कुछ शंका हुआ, आपने उस कंपनी के अथॉरिटीज़ को बुला के अगर कुछ क्वेरी किया है, किसी सवाल जवाब किया है कोई चीज़ के बारे में, उस क्वेरीज़ के बारे में डिटेल वर्किंग पेपर के अंदर होना चाहिए कि आपने क्या क्या क्वेश्चन किया और उनका क्या क्या जवाब आया. अगर आपको किसी कंपनी के अकाउंट को चेक करने गए हैं, ऑडिट करने गए हैं, वहाँ पे आपको लगा किसी अकाउंट में आपको कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, फ्रॉड लग रहा है, एरर लग रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेरीज़ किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा उस कंपनी के अथॉरिटीज़ को बुला के. और जब आप बुला के पूछेंगे तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में आपको डिटेल ऑडिट वर्किंग पेपर में लिखना पड़ेगा कि क्या क्वेरीज़ किया था आपने, उनका क्या आंसर्स आया, उसका जो अथॉरिटीज़ ने जो आंसर दिया उस क्वेश्चंस का, उसके बारे में डिटेल होना चाहिए वर्किंग पेपर में. उसके बाद आगे बता रहा है शेड्यूल फॉर इम्पोर्टेंट आइटम्स लाइक डिप्रिसिएशन, इन्वेंटरीज, कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, सर्टिफिकेट इशूड बाय द मैनेजमेंट, बैंक एक्सेट्रा. मीन्स डिप्रिसिएशन के लिए जो है क्या आपका रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन्वेंट्रीज कितना स्टॉक आप रखना चाहते हैं अपने पास, कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टीज, सर्टिफिकेट इशू बाय द मैनेजमेंट, बैंक एक्सेट्रा. इन सब तरह की चीज़ों को वर्किंग पेपर में इंक्लूड करते हैं. उसके बाद प्रोफेसर मिक्स ने अपने वर्ड्स में भी डिफिनेशन दिया है. द टर्म वर्किंग पेपर इज़ द कंप्रेसिव वन and includes all the evidence gathered by the auditors to show the work he has done, the method and procedures he has followed and the conclusion he has developed. जो प्रोफेसर मिग्स हैं उनके वर्ड्स में वर्किंग पेपर को डिफ़ाइन किया है कि वर्किंग पेपर वो सब कुछ अपने अंदर रखता है, जो भी वो एविडेंस इकट्ठा किया होता है ऑडिटिंग के दौरान, कहीं अगर फ्रॉड मिलता है उसके रिलेटेड सबूत, वो सारे एविडेंस को वर्किंग पेपर में लिखता है. वो कौन से मेथड से वो कौन सा मेथड अपना के वो ऑडिट का काम कर रहा है. जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हर एक चीज़ को डिटेल में ऑडिट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं रैंडम ऑडिट करते हैं कि अगर 100 पेज का अकाउंट है, 100 एंट्रीज़ हैं
मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 100 एंट्रीज़ है तो बहुत सारे लोग होते हैं, मेथड इनका होता है लॉन्ग मेथड होता है कि वो हर एक एंट्रीज़ को बारीकी से चेक करते हैं। बहुत सारे ऑडिटर होते हैं रैंडम चेक करते हैं, इस 100 में से जो है सिर्फ 15 या 20 चेक करेंगे। तो 15-20 में से अगर कोई गलती मिला तो उसको फिर अकाउंट को पूरा अच्छे से चेक किया जाएगा अगर कोई गलती मिलता है तो। अगर वो 15-20 एंट्री को कोई गलती नहीं मिला तो ये मान लेते हैं कि वो सारे अकाउंट ही सही होगा, सारे 100 एंट्री सारे सही होंगे। तो सबका अपना अपना मेथड होता है। तो आप जो भी मेथड अपनाएंगे, रैंडम अगर अपनाएंगे तो रैंडम के बारे में लिखेंगे। अगर डिटेल में अगर आप सारा चेक किए, सारे अकाउंट चेक किए तो उसके बारे में, अपना मेथड के बारे में अपने वर्किंग पेपर में बताइए देंगी कि आपने कौन सा मेथड अपना के उस ऑडिटिंग का काम को कंप्लीट किया है। और उसके बाद क्या कंक्लूज़न आपने डेवलप किया है इसके बारे में लिखेंगे आप लास्ट में ऑडिट वर्किंग पेपर के, कि उस अकाउंट को चेक करने के दरमियान आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या फ्रॉड पाया, क्या एरर पाया। कुछ पाए होंगे तो उसके बारे में लिखेंगे, नहीं पाए होंगे तो नहीं लिखेंगे। गाइडलाइंस ऑफ वर्किंग पेपर एज स्पेसिफाइड इन SA 20230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे मतलब कि हुआ कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और हमारे जो है गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है ऑडिटिंग को करने के लिए, तो जिसे बोलते हैं ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं, बट इसका जो डिटेल है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 230 डिफ़ाइन करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, कि कैसे ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, मंथली वर्किंग पेपर कैसे तैयार होना चाहिए। तो ऑडिट वर्किंग पेपर के बारे में बताता है ये बोलता है वर्किंग पेपर जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है 230, जो कि वर्किंग पेपर के बारे में बताता है, ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताता है, वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर एंड it is the duty of the auditor to retain and preserve the working paper for a period of 7 years. तो वही बोल रहा है कि अगर ऑडिट का काम कंप्लीट होने के बाद आप जो वर्किंग पेपर बनाते हैं उस ऑडिट के कनेक्शन में वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होता है, और उस ये रूल है, ये रेगुलेशन है, ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा हर एक ऑडिटर को, कि उस बनाए हुए वर्किंग पेपर को कम से कम 7 साल तक उसको अपने पास से डिटेल में रखना पड़ेगा। अगर कभी भी गवर्नमेंट उसके ऑडिट को रिपोर्ट को वर्किंग पेपर को दोबारा मांगती है तो 7 साल के अंदर उससे रिटेन रखना पड़ेगा, और वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता है। अगर वो 7 साल के अंदर गवर्नमेंट मांगता है उससे वर्किंग पेपर, वो तो ऑलरेडी जमा कर चुका रहता है, बट उसके बावजूद अगर दोबारा वर्किंग पेपर गवर्नमेंट या कोई और इंस्टीट्यूशन मांगता है उसे, तो उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। 7 साल बाद मांगेगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, बट मिनिमम उसको 7 साल तक अपने पास उसे रखना पड़ेगा, अपने रिकॉर्ड में इसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इकाई होती है और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टैंडर्ड बनाते हैं, वो रूल्स बनाते हैं। एक डेफिनेशन और इसका, अकॉर्डिंग टू A.W. Johnson, ऑडिट वर्किंग पेपर आर रिटन प्राइवेट मटेरियल विच द ऑडिटर प्रिपेयर्स फॉर ईच ऑडिट। दे डिस्क्राइब द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड, हिज कंक्लूजन एंड रीजंस एंड द फाइनल स्टेटमेंट्स। वही बात जो हमने पहले भी डिस्कस किया, तो वही सारी बात ये भी बोल रहे हैं ऑडिट वर्किंग पेपर के बारे में, कि ऑडिट वर्किंग पेपर होता क्या है, कि रिटर्न होता है, वो प्राइवेट मटेरियल होता है, वो प्राइवेट होता है ऑडिटर का, कि वो अपने पास रख सकता है। जब अगर कोई अथॉरिटी उसको मांगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर रेस्पेक्टिव अथॉरिटी मांगे उसको, तभी वो दे सकता है।
अदरवाइज़ वो अपने पास रखा रह सकता है। वो वर्किंग पेपर को कम से कम 7 साल तक रखना पड़ेगा अपने पास, उसकी ऑडिट की कंप्लीट होने के बाद। और उसके अंदर अकाउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में होता है, और उसको ये बहुत ही छुपा के अपने पास प्राइवेटली रखना पड़ेगा। और ये ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि उसके जो है उस कंपनी की ऑडिटिंग का वर्किंग पेपर वो किसी और दूसरे कंपनी को डिस्क्लोज़ ना करे। उसके कंपटीटर्स जो हैं, जिसको कंपटीटर्स जो कि मार्केट में वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस तरह की कंपनियों को उसके मार्केट उसके अकाउंट के डिटेल को जो है शेयर नहीं करना चाहिए। उस ऑडिट वर्किंग पेपर को शेयर नहीं करना चाहिए। उस ऑडिटर को अपने पास रखना चाहिए और कम से कम 7 साल तक रखना चाहिए उस ऑडिट की कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। ये ऑडिट वर्किंग पेपर के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमको लिखनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हमें मेंटेन करना पड़ता है। द डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड इन द कंडक्ट ऑफ ऑडिट कंस्टिट्यूट द ऑडिट वर्किंग पेपर। द contents of audit working papers varies depending on the type of and scope of audit। मीन्स कि ऑडिट वर्किंग पेपर में क्या क्या चीज़ें आपको मेंटेन करना है, क्या क्या चीज़ें इसको ऑडिट वर्किंग पेपर में इंक्लूड करना है, वो डिपेंड करता है आपके ऑडिट के नेचर पे कि कितनी बड़ी ऑडिट है, किस कंपनी का आपका ऑडिट है, तो आपकी ऑडिट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बोल रहा है ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स issued by the Institute of Chartered Accountant of India states working paper should record the auditor's plan, the nature, timing and extent of the audit procedure performed and the conclusion obtained from the evidences। तो बोल रहा है अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स वर्किंग पेपर शुड रिकॉर्ड मीन्स ऑडिटर प्लान, इस ऑडिटर का क्या क्या प्लान है, कैसे कैसे उसको अपने ऑडिट के काम को अंजाम देना है। वर्किंग पेपर के में इन सारी चीज़ों को रहना चाहिए। ऑडिटर प्लान्स की टाइमिंग क्या होती है, किस टाइम इसको स्टार्ट किया गया है, कहाँ तक कौन कौन से अकाउंट को उसे चेक करना है, किस एक्सटेंट तक उसे अपने कंपनी का ऑडिट करना है, उस कंपनी का ऑडिट करना है, इन सब चीज़ों को होना चाहिए। और एविडेंसेस जो उसने इकट्ठे किए हैं उस ऑडिट करने के दरमियान, इन सब चीज़ों को बेसिकली होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, हम पॉइंट्स में बताते हैं कि क्या क्या इसमें जो है इंक्लूड करना चाहिए ऑडिट वर्किंग पेपर में। इन जनरल ऑडिट वर्किंग पेपर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नॉर्मली जो है ये सारी चीज़ें जो है एक ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर इंक्लूड होता है, जो भी हम ये कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं। अब फिर से हम एक कंक्लूजन बता दे रहे हैं ऑडिट वर्किंग पेपर होता क्या है। ऑडिट वर्किंग पेपर ऑडिटर्स के द्वारा बनाया गया होता है, जिसके अंदर वो अपने ऑडिट के प्रोग्राम को, जो भी अपने ऑडिट प्रोग्राम आपने भी पीछे पढ़ा है कि कैसे कैसे ऑडिट करना है, उसके बारे में लिखे रहेंगे। उसकी टाइमिंग के बारे में लिखे रहेंगे कि कब से शुरू करना है, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करना है, साथ ही साथ में वो कौन कौन से एविडेंस, अगर वो फ्रॉड कोई पाते हैं उस कंपनी के अंदर तो कौन कौन से जगह क्या क्या फ्रॉड हुआ है उसके सारे सबूत इकट्ठे करके अपने पास उस ऑडिट वर्किंग पेपर में रखा रहेगा। और वो उस ऑडिट वर्किंग पेपर को कम से कम उस ऑडिट को कंप्लीट होने के बाद 7 साल तक उसको अपने पास रखे रहना पड़ेगा, उस ऑडिटर को जिसने उस कंपनी का ऑडिट किया है। चलिए अब देखते हैं कि ऑडिट वर्किंग पेपर में और क्या क्या होता है। तो पहला है इसके अंदर शेड्यूल ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स। मीन्स कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, और बैंक स्टेटमेंट कितना बैंक का स्टेटमेंट मीन्स की क्या बैंक बैलेंस उस टाइम का, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा उस टाइम पीरियड के बीच में, इन सारे चीज़ों का डिटेल जो है आपको ऑडिट वर्किंग पेपर में रखना पड़ेगा। मीन्स ऑडिट वर्किंग पेपर ढेर सारे इन्फॉर्मेशन के लिस्ट होते हैं जो कि उस ऑडिट सबके कलेक्शन को ऑडिट वर्किंग पेपर बोलते हैं। फिर से सुनिए, ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है, ढेर सारे इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के
डिटेल्स को एक जगह इकट्ठा करके रखना ही ऑडिट वर्किंग पेपर कहलाता है। तो पहला है ऑडिट वर्किंग पेपर का पहला क्या कंटेंट रहेगा, शेड्यूल ऑफ डेटर्स, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा है करस्पॉन्डेंस एंड बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैंकर्स। मीन्स कितने डेटर्स और कितने क्रेडिटर्स के बैलेंसेस में हुआ कि जैसे कि पहले कि कितने कितने दिन में आपका जो है पैसा वापस आ जाता है। जैसे कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो उसमें आप जो है रहता है कि उधार बांटती हैं तो उसका एक लिमिट होता है कि कितने दिन में आपको पैसा वापस आ जाता है। तो वो कितने दिन में का वो जो टर्नओवर घूम रहा है, जैसे कि अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि 1 हफ्ते की पॉलिसी है, 1 हफ्ते का आप उधार बांटते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बांटते हैं। बहुत सारे लोग का 1 महीना होता है, बहुत सारे लोग का 3 महीना होता है। वो डिपेंड करता है उस कंपनी के नेचर पे कि वो कितने महीने का उधार बांटने का वो रखते हैं और उसी तरह कितने दिन में उनको उधार चुकाना होता है। उनको अपने पीछे, जैसे कि कोई अगर आप साड़ी बना रही हैं, साड़ी का आपका फर्म है तो आप साड़ी बना के आगे बेचेंगी तो उसको भी उधार पे बेचेंगी, और साड़ी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लेती हैं तो वो उसको भी आपको उधार पे मिलता है। तो वही बोल रहा है इसमें कि साड़ी बनाने के लिए अगर रॉ मटेरियल्स आपको उधार पे मिल रहा है तो वो आपके क्रेडिटर्स हो गए जिनको आपको पे करना है। तो कितने दिन का आप उधार पा रहे हैं और कितने दिन के लिए उधार दे रहे हैं, इन सारे चीज़ों का डिटेल आपको वर्किंग पेपर में सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। डेप्टर्स, क्रेडिटर्स के बारे में सारा डिटेल आपको वर्किंग पेपर में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। थर्ड बोल रहा है करस्पॉन्डेंस फ्रॉम लीगल एडवाइज़र्स एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। फिर बोल रहा है कि करस्पॉन्डेंस फ्रॉम लीगल एडवाइज़र्स एंड, पहले करस्पॉन्डेंस का मतलब समझिए। इसके पहले भी आपने करस्पॉन्डेंस वर्ड सुना, करस्पॉन्डेंस एंड बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैंकर्स। देखिए पहला दूसरा पॉइंट दोबारा बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें लग रहा है कन्फ्यूज़न हुआ उसको आप लोग को समझने में। पहला हो गया शेड्यूल ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैंक स्टेटमेंट, मीन्स आपका रिकॉर्ड में क्या दिखा रहा है, क्या डेटर का क्या बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिटर्स का क्या बैलेंस दिखा रहा है और बैंक स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है। मीन्स उसमें क्या दिखा रहा है, किस किस कंपनी को आपने पैसा उधार बांटा है जिनसे आपको वापस लेना है, कितने लोग से आपको पैसा वापस लेना है और कितने लोग को आपको पैसा देना है, इसके बारे में डिटेल देखना। और उसका जो करस्पॉन्डेंस एंड बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, मीन्स क्या हुआ कि जो बैलेंस दिखा रहा है आपके, जैसे किसी कंपनी में ऑडिट करने गए वहाँ पे दिखा रहा है कि 10 लाख रुपए हमें मिस्टर एक्स को देना है, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमें 10 लाख रुपए मिस्टर एक्स को देना है और हमें 20 लाख रुपए मिस्टर वाई से लेना है। आपने देख गए ऑडिट करने तो देखा आपने कि इसमें लिखा हुआ है मिस्टर वाई से हमें 20 लाख रुपए लेना है और मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपए देना है। तो अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई से आप कांटेक्ट करेंगी और उनसे कंफर्म करेंगी क्या ये जो इस अकाउंट में आप लोगों का बैलेंस दिखा रहा है ये सही दिखा रहा है। मिस्टर एक्स से आप पूछेंगे कि आपको 10 लाख रुपए इस कंपनी से लेना है और मिस्टर वाई से पूछेंगी कि आपको इस कंपनी को 20 लाख रुपया देना है। इस तरह मतलब जो भी उसके अकाउंट में डिटेल दिखा रहा है उसको जो है वेरीफाई करना उस डेटर्स और उन क्रेडिटर्स से बात करके या उस बैंक से बात करके, क्या जो चीज़ें इस कंपनी ने शो किया अपने अकाउंट में क्या ये सही है या नहीं है। तो इसमें तरह थर्ड है करस्पॉन्डेंस फ्रॉम लीगल एडवाइज़र्स एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, जो उस कंपनी का लीगल एडवाइज़र है उससे बात करना, उसके कंपनी के डिटेल को पूछना। उसके बाद फोर्थ है सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिशियल्स विथ रिगार्ड टू बैड डेब्ट्स, मीन्स अगर कंपनी ने कोई बैड डेब्ट दिखाया है
कि उसका पैसा डूब गया है कहीं, तो उन चीज़ों के बारे में जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कंफर्म करना कि पैसा डूबा है। तो बैड डेब्ट मीन्स कि वो अगर किसी पार्टी से पैसा लेना था वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो क्या इंसॉल्वेंसी का उसका जो पैसा लेके बैठ गया है, जो बैड डेब्ट हो गया है, तो इंसॉल्वेंसी का हमें जो है वो दिखाइए सर्टिफिकेट उसके कि आप इस पार्टी को मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से आपको 20 लाख रुपए लेना था, पर आपने दिखा दिया कि 20 लाख रुपए बैड डेब्ट हो गया, मिस्टर वाई अब नहीं देंगे। तो मिस्टर वाई क्या इंसॉल्वेंट हो गए हैं, उसका सर्टिफिकेट दिखाइए, इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट लगा है कि नहीं लगा है वो कंफर्म करना। सर्टिफिकेट फ्रॉम वैल्यूअर्स एंड वैल्यूइंग स्टॉक इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मीन्स उसके स्टॉक जो लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है 50 लाख का स्टॉक हमारे गोदाम में रखा है, कंपनी के अकाउंट में लिखा हुआ है कि 50 लाख का सामान रॉ मटेरियल हमारे गोडाउन में रखा हुआ है, तो उस गोडाउन के अंदर जाके वैल्यू करना कि वाकई में जो 50 लाख रुपये ये बोल रहा है, तो वाकई में 50 लाख रुपये का सामान इसके गोदाम में रखा है कि नहीं रखा है, इस चीज़ों को जाके कंफर्म करना, वैल्यू करना। सर्टिफिकेट कंफर्मिंग कैश बैलेंस मीन्स कि अगर कैश बैलेंस के बारे में दिखा रहा है कि हमारे पास इतना कैश बैलेंस है, तो इसको कंफर्म करना कि कैश बैलेंस है कि नहीं है। फिर लिखा है सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑथोराइज्ड पर्सन विथ रिगार्ड टू आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, कंटिंजेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो बोल रहा है कि कंटिंजेंट एसेट्स मीन्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में कंफर्म करना। इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में कंफर्म करना कि जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दिखा रहा है, बता रहा है, उसके बारे में कंफर्म करना कि वो सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, इन चीज़ों को कंफर्म करना। नेक्स्ट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि आपके द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट बैंक का और बैंक के द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट को, दोनों को टैली करना, उसी को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इस तरह के बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को इंक्लूड करना, रिकॉन्सिलिएशन को मैच करना, कंपनी ने जो खर्चा दिखाया है क्या वो खर्चा बैंक के खर्चों से स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एडजस्टिंग एंट्रीज, जो एंट्रीज को एडजस्ट किया गया है उसके बारे में डिटेल देखना। नेक्स्ट है कॉपीज़ ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स मीन्स शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वहाँ पे जो है जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के होते हैं, और उसके अंदर मिनट्स मीन्स कि उसके अंदर क्या क्या डिसीजन लिए गए। जो कॉपीज़ ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग मीन्स की मीटिंग जब भी कोई होता है तो उसके कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई उसके अंदर डिसीजन लिया जाता है, जो बातें डिस्कस होती हैं उन चीज़ों का कोई ना कोई वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाता है। तो उन मीटिंग कौन कौन सी मीटिंग हेल्ड हुई और उन मीटिंग्स में क्या क्या डिसीजंस लिए गए, इसके बारे में डिटेल जो है वर्किंग पेपर के अंदर इंक्लूड होता है। तो मीन्स कंपनी से वो मांगेगा, जो भी ऑडिट करने जाएगा तो आप कंपनी से मांगेगा कि जो भी मीटिंग्स पिछले 2-4 महीनों में हुए हैं उन सारे मीटिंग्स का हमें डिटेल दीजिए, और उस डिटेल को आप वर्किंग पेपर में इंक्लूड करेंगे अपने, जब आप वर्किंग पेपर बनाएंगे अपने ऑडिटिंग का। तो ये सारी चीज़ बेसिकली होते हैं वर्किंग पेपर के अंदर, और बहुत सारे बुक्स में इससे ज़्यादा भी कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, तो आप चाहे तो पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, बट ये 10 पॉइंट सफिशिएंट है वर्किंग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।